जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर फातिमा और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम अहले वतन को, तमाम अहले इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ अगर देखा जाए तो ये दुनिया में एक अलग ही छोटी सी दुनिया है, और अगर कहा यह जाए कि ये जदीद दौर के तर्ज पर बनी हुई है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। और यहाँ मैंने आकर देखा कि जब मैं एंटर हुई तो मैंने देखा कि यहाँ एक अलग ही दुनिया है। जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ उसके सफाई सुथराई का माहौल, यहाँ एनवायरनमेंट बड़ा ज़बरदस्त है और हर चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल यहाँ रखा गया है। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमांडर सिटी में, और कमांडर सिटी में मैं मौजूद हूँ इस वक्त कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर। और दूसरी जानिब मेरे साथ एक ज़बरदस्त कपल जो बड़े मैचिंग करके हुए हमारे साथ बैठे हुए हैं, दोनों ब्लैक ड्रेसिंग में हमारे साथ मौजूद हैं। मिसेस उरूबा तासीर हमारे साथ मौजूद हैं जो CEO हैं कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। और उनके साथ ही उनके हस्बैंड यहाँ मौजूद हैं जो डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड एडमिन हैं डॉक्टर तासीर वड़ाइस। आपको भी बहुत वेलकम करेंगे और साथ साथ ईद मुबारक आपको। बहुत दोनों मैचिंग करके आए, सोच कर आए थे, बाय चांस हुई है। बाय चांस हुई है, अभी पता चला है हमें। चलिए, अभी इनको पता चला है कि ये लोग आज मैचिंग करके आए ईद पर। अच्छा, कमांडर साहब की जानिब में आना चाहूँगी। कमांडर साहब, किस तरह आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह आपकी ईद का आगाज़ होता है नमाज के बाद? देखिए, नमाज भी अब यहीं पे पढ़ते हैं कमांडर सिटी में, क्योंकि अब तकरीबन कोई 400 के करीब फैमिलीज़ यहाँ हो गई हैं। अब 400 फैमिलीज़, ये पूरा सिटी जो है ये एक वैसी फैमिली की तरह है। तो हमारा घर यहाँ पे भी है, हमारा घर कराची में भी है। तो वीकेंड्स पे अक्सर हम इधर आ जाते हैं, छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, इधर आ जाते हैं। और ईद तो एक ऐसा फेस्टिवल है कि उसमें ज़ाहिर है अपनों के साथ ही ईद करने का मज़ा आता है। तो ये कमांडर सिटी के सारे लोग हमारे अपने हैं, दे आर वेल कनेक्टेड, दे लिव लाइक फैमिली, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारे को ये फ़रोग़ देते हैं। तो हम इब्तदा उस इज्तिमा से करते हैं जो ईद का इज्तिमा होता है हमारी अपनी मस्जिद आयशा में यहाँ पे, और उसके बाद हम सबसे ईद मिलते हैं। फिर हम बहन भाई सब यहाँ गेट टुगेदर करते हैं। शाम को नॉर्मली अच्छा खाना जो है वो ज़रूरी होता है ईद वाले दिन। मेन जो हमारे मीठी ईद का शीर खोरमा, यकीनन उसी से आपकी शुरुआत होती होगी घर आकर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह से ईद सेलिब्रेट पहले घर में किया करते थे, अब चूँकि शहर बस गया है और एक पूरा विज़न लेके मैं चला हूँ, और ये लोग जो है मेरी कॉल पे मेरे विज़न में मुझे इन्होंने ज्वाइन किए जो कमांडर सिटी में आ रहा है। तो मेरा अब ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनकी जो है हर तरह से देखभाल करूं और इनको मैं वो सिस्टम दूं जिसके लिए पूरी कौम तरस रही है। कम से कम इस शहर के अंदर तो मैं वो सिस्टम दूं, ठीक है, जो हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क में होना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये शहर ग्रो करेगा, जब इसमें आज हज़ारों में मेंबर्स हैं, हमारे 2500 के करीब मेंबर्स हैं, इंशाल्लाह जब ये लाखों में जाएंगे, फिर ये करोड़ों में जाएंगे, तो पूरे मुल्क में जब ये विज़न फैलेगा तो लोगों को एक बेहतरीन जगह मिलेगी रहने को, और एक बेहतरीन सिस्टम मिलेगा जो उनको इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। तो वही एफ़र्ट है जो जिसका ये हिस्सा है कि तो कमांडर साहब, अगर जैसे कि ईद है तो आप क्या समझते हैं, ईद पर भी आपने कोई खुसूसी डिस्काउंट्स दिए हैं लोगों को? देखें, हमारा तो डिस्काउंट तो उधर होता है जहाँ आप प्रॉफिट लेते हैं। अब ये जो पूरा हमारा सिस्टम है यहाँ कमांडर सिटी का, ये फ़ी सबीलिल्लाह है और इसका पैसा यहीं के लोगों पे लगना है। यहाँ कोई प्रॉफिट मेरी ज़ात को या मेरी बच्चों तक नहीं आना है। हाँ, बच्चों का इस हद तक है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कमांडर सिटी के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो पैसा कमा सकते हैं जिस तरह बाकी लोग यहाँ पे आके इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम यंग बच्चों को बिल्डर बनाते हैं, फिर वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं, फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो यहाँ पे काफ़ी यंग बिल्डर्स कर रहे हैं। तो उस हद तक तो सही है, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, तो चूँकि मैंने ये रब के लिए कर रहा हूँ और इंसानी फ़लाह के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका कोई प्रॉफिट मेरे घर में नहीं आना है। मैं सिर्फ यहाँ की फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकता हूँ। ये मेरे रब का मामला है, ठीक है। वरना ये ज़ाहिर एक लीगल प्रोजेक्ट है, मुझे सारा हक़ है कि मैं इससे पैसा कमाऊँ, इसको कारोबार बनाऊँ,
लेकिन नहीं, शहर के जो मेरे प्रोजेक्ट हैं वो मेरा कारोबार हैं, और कमांडर सिटी जो प्रोजेक्ट है ये लोगों के लिए। इसलिए यहाँ लोगों को सस्ते तरीन घर मिल रहे हैं, सस्ती तरीन एजुकेशन मिल रही है, सस्ती तरीन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मतलब इतना खूबसूरत माहौल जो है सिर्फ पहले अमीरों की रीच में था, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना खूबसूरत माहौल, इतना बेहतरीन स्कूल, इतने बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, इतनी बेहतरीन यहाँ बाकी फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, सफाई, ये सारा एक गरीब के नसीब में भी आ गया। ये मेरा ख्वाब था, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गरीब लोअर मिडिल क्लास के लिए काम करूं, क्योंकि इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी लोअर मिडिल क्लास है, और ये मुल्क बना भी गरीबों के लिए था। अमीर आदमी तो जहाँ जाके बस जाए, वो अमेरिका चला जाए, वो जहाँ जाएगा वो उसका मुल्क हो जाएगा। अमीर आदमी के लिए तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो था गरीब आदमी को, जो पिसा हुआ था, ठीक है, और उसी ने आज़ादी का नारा लगाया था, उसी को आज़ादी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं दे सके। 75 सालों में भी हम नहीं दे सके। आज महंगाई देखें कहाँ चली गई, आज गरीब ही पिस रहा है, अमीर तो अमीर तर हुए जा रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो ये आपस पे जो ये जगह लड़ रहे हैं हमारे जो लीडरान जो है, तो अल्लाह इनको अकल दे, ठीक है, तो उसका नुकसान जो है वो गरीब आवाम को हो रहा है। मुल्क जो है मुआशी तौर पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुतासिर है वो है सफ़ेद पोश तबका, सबसे ज्यादा इस वक्त वो मुतासिर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अब किसी ने तो दुखती रग पे हाथ रखना है ना, किसी ने तो वो काम करना है जो इस मुल्क में नहीं हो सका 75 साल में, सियासत से हट के। क्योंकि सियासत अब जो है वो लोग उससे तंग आ गए, लोग सियासत से तंग आ गए हैं, ठीक है। हमने हर पार्टी देख ली, हमने फ़ौज को देख लिया, 30 साल उन्होंने ये मुल्क चलाया, बस सबको आजमा लिया ना। लेकिन कोई यहाँ से ना करप्शन ख़त्म कर सका, ना दयानतदारी लोगों में ला सका, ना करैक्टरिज्म बना सके, ना हम इदारे बना सके, ना हम कोई सिस्टम दे सके इस कौम को। तो मतलब उसमें तो सब फेल हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्यों ना खुद कोशिश करें हम इस चार दीवारी के अंदर, इस शहर के अंदर, कमांडर सिटी के अंदर, हम एक कोशिश करें कि आओ एक अच्छा सिस्टम लाते हैं, ठीक है। और ये वही कोशिश है जिसको विजन 2040 का नाम हमने दिया था आज से 3-4 साल पहले जब ये विजन स्टार्ट हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बस्ती में लोग बस रहे हैं और बहुत पुरसुकून है यहाँ के लोग। यहाँ जो फैसिलिटीज़ हमने दी हैं, यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो फ़िज़ा है, देखिए इसमें बरकतें हैं, इन फ़िज़ाओं में बरकतें हैं। यहाँ कितने सुकून से हम बैठे हैं, हमें नहीं डर के कोई लुटेरा आएगा, कोई मोबाइल छीन लेगा, कोई मतलब कोई खौफ नहीं है। कमांडर साहब, आप इंसानियत के लिए इतना सोच रहे हैं तो यकीनन अल्लाह ने तो आपका साथ देना ही है। तो वो हर तरह से अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा है और आप तरक्की का सफ़र तय करते चले जा रहे हैं। देखिए, रब का साथ उधर आता है जहाँ नीयतें सही होती हैं। जब आप इंसानियत के लिए काम करते हो तो रब आपका बाजू बन जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ कि जब हमने ये सोचा कि हमने इंसानियत के लिए, ज़ाती मुफाद को साइड पे रख के हमने इंसानियत के लिए काम करना है। यहाँ तक कि जब हमने यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाई, जो मेरा ख्वाब था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और अभी सारे प्रोडक्ट्स हमारे इस वक्त आपके टेबल पे नज़र आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने बनाना शुरू किए, तो इन इंडस्ट्रीज़ का मकसद ये था कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे। जो लोग इसमें काम करेंगे उनको मैंने मुलाजिम नहीं रखा, उनको शेयर होल्डर रखा, 50% शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये लाखों रुपए ये लोग कमा रहे होंगे, ठीक है, और हर घर से लोगों ने काम करना, ज़्यादातर ख़वातीन है, ठीक है। अब ख़वातीन अगर आके चंद घंटे काम कर लेंगी और लाखों रुपए कमा लेंगी तो हर घर खुशहाली की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडल जो मैं बना रहा हूँ, जो 2026 तक मुकम्मल होना है, जिसमें 5000 घर बनने, तो हर घर को खुशहाली की तरफ लेके जाना भी मेरे विज़न का हिस्सा है। इसलिए मुझे इंडस्ट्रीज़ लगानी है, मुझे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, पूरे पाकिस्तान को ये प्रोडक्ट्स देने हैं कम रेट पे, ताकि इस महंगाई के दौर में एक तो मैं उनके लिए रिलीफ का सबब बनूं, ठीक है, गरीब लोगों के लिए, जो आज ये सारी चीज़ें जो घरों में यूज़ हो रही है, जो हम बना रहे हैं, हम सर्फ बना रहे हैं, हम डिश वॉश बना रहे हैं, हम टॉयलेट क्लीनर बना रहे हैं, ये फ़िनाइल बना रहे हैं, हैंड वॉश, ये सारी ये कॉमन यूज़ की चीज़ें। आगे हम आटा लेके आ रहे हैं, हम कुकिंग ऑयल लेके आ रहे हैं, हम उस तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं जो ज़रूरत है हर घर की। और इस वक्त देखें, जो इस वक्त माफिया है, ठीक है, महंगाई इतनी नहीं होती जितना माफिया रेट बढ़ा देता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन अपने इतने वो बढ़ा देते हैं, फिर लोगों के साथ जुल्म, गवर्नमेंट का कंट्रोल कीमतों पे है नहीं।
तो जहाँ एक तरफ लोगों को रिलीफ मिलेगा इन प्रोडक्ट से, उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ जब ग्रो करेंगी तो लोग खुशहाल होंगे। अब इस मुल्क में इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकी ना, रहेंगी तो लोग खुशहाल होंगे। अब इस मुल्क में इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकी ना, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकी, ये गवर्नमेंट का काम था, इंडस्ट्रीज़ लगाती गवर्नमेंट और लोग खुशहाल होते। आज हम भी चाइना की तरह एक्सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन इधर तो हमने तवज्जो नहीं दी, ठीक है। और हमने जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गवर्नमेंट लेवल पे, स्टील मिल की तरह, ये वो सब करप्शन की नज़र हो गई और तबाह हो गई, और इसीलिए गुर्बत का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब एक सेठ इंडस्ट्री लगाता है, जब एक सेठ इंडस्ट्री लगाता है तो वो करोड़ों और अरबों कमाता है, लेकिन जो मुलाजिम है वो वही 30,000 रुपए में मजदूर रिटायर हो जाता है, उसका बेटा सारी वो कर रहा है, उसका बेटा फिर 30,000 रुपए आ जाता है। तो उसकी जिंदगी तो ना बदली ना, जो हजारों लोग इंडस्ट्री में काम कर, उसकी जिंदगी, उनकी जिंदगी तो ना बदली। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें जो भी काम करेंगे वो उसके 50% शेयर होल्डर होंगे, और जो 50% मजीद रह गए उससे मजीद मशीनें लग जाएंगी और आगे इंडस्ट्रीज लगती चली जाएंगी, और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन जाए। कमांडर सिटी ये चाइना की तर्ज पे एक शहर बस रहा है, ठीक है, और ये ऐसा शहर होगा जो इंशाल्लाह सारे दुखी लोगों को अपनी उसमें आगोश में ले लेगा, एक माँ की तरह, ठीक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा और लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। इवन जो पाकिस्तान से बाहर हमारे मज़दूर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने मुल्क में आएंगे, अपने मुल्क में वो इज़्ज़त से काम करेंगे और वो शेयर होल्डर होंगे, और हर शख्स माली तौर पर मुस्तहकम होगा, परेशानियां ख़त्म होंगी, टेंशन्स ख़त्म होंगी, साथ उनके बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन होगी, साथ इतना खूबसूरत माहौल मिलेगा यहाँ, हॉर्स राइडिंग बच्चों के लिए, स्विमिंग, तीर अंदाजी, ये मस्ट है, ठीक है। ये अमीर लोगों के चौचले हुआ करते थे, ठीक है। ये मैं एक गरीब मजदूर का बच्चा यहाँ पे ये तमाम फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल हमने बनाया है, ठीक है, बेहतरीन हॉर्स राइडिंग क्लब है, बेहतरीन स्कूल है यहाँ पे, जहाँ पे 1650 रुपए से हमारी मंथली फी शुरू होती है। अब सोचें कि इतना बड़ा रिलीफ अगर लोगों को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो यहाँ बरकत क्यों नहीं आएगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल तो लीस्ट पर होकर और बिल्कुल डेप्थ से आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अरूबा। अरूबा से भी बात करेंगे। अरूबा, आप बताइएगा आप किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट करती हैं? ईद पहले सुबह इन लॉज के पास होते हैं, हम चांद रात को ही उधर चले जाते हैं, इन लॉज के पास होते हैं, फिर दोपहर को हम इधर आ जाते हैं कमांडर सिटी में अपने पेरेंट्स के पास, और सारी मेरे ननियाल भी सब लोग आते हैं क्योंकि दादी माँ होती हैं, और फिर हम अपनी ईद उधर ही कमांडर सिटी में मनाते हैं। सही। तो शीर खुरमा बनाती हैं आप? मैं नहीं बनाती, मेरी मदर इन लॉ वो बनाती हैं। बनाना आता है आपको? नहीं। चलें आपके हस्बैंड से बात करेंगे। आप बताइएगा आपकी रूटीन किस तरह रहती है ईद पर? हमारी रूटीन भी यही है, जब रात को चले जाते हैं चांद रात पे तो फिर सुबह फादर के साथ जाते हैं नमाज पे, वहाँ से आते हैं फिर साथ बैठते हैं, गपशप लगती है, क्योंकि कभी कभार ही मौका मिलता है कि आपको थोड़ा फ्री टाइम हो जिसके अंदर आप गपशप लगा। आप लोगों के स्केड्यूल इतना बिजी रहता है, तो मैं यही सोच रही थी ईद पर आप लोग किस तरह अपने लिए टाइम निकालते हैं? ईद पे तो टाइम निकल आता है, वो आपको पता ही है। फिर उसके बाद ये है कि फिर सारे एक ही जगह पे गैदर हो जाते हैं, और वो कमांडर सिटी में हम गैदर होते हैं। फिर यहाँ अच्छा हल्ला गुल्ला लगता है, आपस में बातें होती हैं, गपशप लगती है और मज़े करते हैं हम साथ। यूजुअली डिनर भी फिर यहीं होता है, उसमें कभी बारबेक्यूज़ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, सो इट्स जस्ट अ नाइस टाइम। सही। अच्छा कमांडर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जब ये विज़न स्टार्ट किया था, क्या सोचा था आपने ये तो यकीनन सोचा होगा हर्डल्स आ सकती हैं, क्या कभी आप मायूस हुए? देखें, मैं वो शख्स ही नहीं हूँ कि जो कभी मायूस हो, ठीक है। मेरे लिए दुनिया का हर काम पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं इतने मजबूत इरादे से आगे बढ़ता हूँ ना, मैं नाकामी का मैंने आज तक नहीं सोचा, ठीक है, क्योंकि नाकामी का जब आप सोचते हैं ना तो आप फिर मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो मैं कभी नाकामी का सोचता ही नहीं हूँ। जब मैंने यहाँ शहर से 50 किलोमीटर दूर एक शहर बसाने का सोचा तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा आजकल शहर में प्रोजेक्ट करना मुश्किल है, तो आप एक जंगल वीराने में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? तो मैंने कहा इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट होगा,
यहाँ लोग बसेंगे अगले चंद सालों में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3-3.5 साल के बाद यहाँ 400 फैमिलीज बस रही हैं और 2,500 बुकिंग्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। ठीक है, टोटल 5,000 घर हैं इस मॉडल में। तो मैं तो वो शख्स ही नहीं हूँ कि जो कभी मायूस हो, जो कभी किसी चीज़ को नामुमकिन तसव्वुर करे। तो ये रब ने मेरे अंदर एक ऐसा मतलब फौलाद की तरह मुझे मजबूत बनाया है कि मैं जो सोचता हूँ ज़िंदगी में वो कर गुज़रता हूँ। आप मुझे अगर कहें ना कि अमेरिका का सदर बन के दिखाओ तो मैं इनकार नहीं करूँगा। एन मुमकिन है कि मैं इतनी एफर्ट करूँगा मैं बन भी जाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं बन नहीं सकता अमेरिका का सदर। ठीक है, वो बारक ओबामा बना था ना, वो अमेरिकन तो नहीं था, लेकिन वो भी तो सदर बना ना। ठीक है, तो जब इरादे पुख्ता होते हैं, जब नीयत साफ होती है, जब आप सही डायरेक्शन में जदोजहद करते हैं तो फिर रब आपका काम आसान कर देता है। तो मेरा काम यहाँ कमांडर सिटी का बहुत आसान हो गया। मैं सबसे रिलैक्स्ड पर्सन हूँ कमांडर सिटी का। इतना बड़ा विजन लेके भी मेरे चेहरे पे कभी आप परेशानी नहीं देखेंगी, मुझे कभी आप दुखी नहीं देखेंगी। मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता उछलता कूदता सारे काम में करता हूँ। इतने बड़े बड़े काम लोग भी हैरान होते हैं कि मैं इतने बड़ा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा विजन लेके चल पड़ा हूँ कि नहीं मैं 2040 तक पूरी दुनिया पे हम छा जाएंगे इंशाअल्लाह इस पाकिस्तानी, और इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग होंगे कि हम दुनिया को रूल करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा विजन है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बात करना या ये सोचना भी जो है ना वो हाँ डर लगता है, खौफ आता है कि कैसे हम इतना, कौन हमें करने देगा, लाख दुश्मन है हमारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा हर किसी को कहा कि ये होगा इंशाल्लाह, ये ज़रूर होगा। क्योंकि देखें जब आप रब से प्रॉफिट लेते हैं ना, जाहिर है बहुत बड़ा सरमाया चाहिए ना इस विजन को। तो मैं तो लोगों से प्रॉफिट ही नहीं लेता, मैंने तो लेना था रब से। और मुझे क्योंकि मुझे इतना चाहिए जो लोग दे ही नहीं सकते, तो हम फिर रब से लेते हैं। ठीक है, हम उन फार्मूलों पे अमल करते हैं जो रब ने कुरान पाक में दिए हैं। ठीक है, अमीर बनने के, ठीक है, बरकतें हासिल करने के। तो जब मैं वो सब करता हूँ तो फिर ये हो नहीं सकता, ये मेरा अकीदा नहीं है, ये मेरा बिलीव नहीं है कि नहीं रब आपको तन्हा छोड़ देगा। जब आप रब के लिए काम कर रहे हो, जब आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हो, तो ये हो नहीं सकता कि रब आपको नाकामी दिखाए, फिर ये हो नहीं सकता। तो इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इरादे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत जल्द बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कमांडर साहब की बात बिल्कुल सच है कि नियत साफ हो तो मंजिल ज़रूर आसान होती है। और नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है कमांडर सिटी में, और अब मैं बात करना चाहूँगी अरूबा से। अरूबा, आप बताइएगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से आप अपने विजन को जो 2040 है इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम औरतों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो सिर्फ घर पे ना बैठें। और बहुत सारी औरतें होती हैं जो परेशान होती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके हस्बैंड जाते हैं और काम करते हैं और उनकी इनकम भी कम होती है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकती किसी तरह से क्योंकि दे आर अफ्रेड कि हम कहाँ पे काम करें। वेदर एजुकेशन उनकी नहीं है या एजुकेटेड भी होती हैं तो वो थोड़ा सा सेफ़ फील नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमने एक गेटेड कम्युनिटी में उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि वो अपने घर से निकल के बेशक कुछ घंटों के लिए वो जॉब कर सकती हैं, दिन में बच्चों को स्कूल भेज के वो कर सकती हैं। जिस तरह से अभी हम अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ सेटअप किए हैं हमने, तो हमारी फैक्ट्रीज़ में विमेन, ज़्यादातर विमेन ही काम कर रही हैं और कुछ घंटों के लिए वो काम करके बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं क्योंकि जो इस फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो 50% शेयर होल्डर्स हैं फैक्ट्री के। तो हम सबको इनकरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे काम करें और इससे ये होगा कि उनके अंदर यानी वो जज्बा आएगा जो कि बाकी सब में भी है। और कभी भी औरत को ये नहीं फ़ील करना चाहिए कि क्योंकि वो औरत है तो वो काम नहीं कर सकती या वो कुछ कर नहीं सकती। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं और औरतें भी आती हैं जो ऐसा फ़ील करती हैं, लेकिन हमने उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट दिया है जहाँ पे वो भी सेफ़ फील करती हैं घर से बाहर जाते हुए अपने हस्बैंड के बग़ैर, बच्चों को स्कूल छोड़ के वो जाके काम कर सकती हैं।
तो अरूबा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन ख़वातीन के लिए जो बड़ा डरती हैं बाहर निकलते हुए, जो कुछ कर नहीं पाती हैं, करना चाहती हैं उसके बावजूद वो कर नहीं पाती हैं, अपने बच्चों के लिए भी या अपने हस्बैंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो कुछ नहीं कर पाती हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि हमें इस तरह फील नहीं करना चाहिए कि हम मर्द से कम हैं। हमारे अंदर भी वही पोटेंशियल है, फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन पोटेंशियल हमारे में उतनी ही है। अगर आप में जज्बा हो और विल पावर हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप घर में बैठे बैठे भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, और आप सिलाई कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं सबको इनकरेज करूँगी कि वो निकलें, या तो बाहर जाके काम करें या घर में कुछ ना कुछ करें, क्योंकि आपने अपना टाइम यूज़फुल करना है। आप सिर्फ घरेलू कामों के लिए नहीं है, आपने कोई पर्पस अपनी लाइफ का बनाना है कि आपने पैसा कमाना है किसी ना किसी तरीके से, अपने फ़ायदे के लिए भी और दूसरों को देने के लिए भी। कुछ हमारा माइंडसेट बन गया है कि औरत जो है वो घर के कामों के लिए है, मर्द जो है वो जॉब के लिए है, कमा के लाएगा तो खाएंगे। तो इस तरह से आप वुमेन को इतना एम्पावरमेंट कर रही हैं, तो ये ज़बरदस्त आप लोगों की एक काविश है। अब मैं तासीर से बात करना चाहूँगी। तासीर, ईद के लिहाज से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी फरमाइश किया आपने अरूबा से, अरूबा आज आपने ही पकाना है या आज आप कुकिंग करेंगी तो आज मैं खाऊँगा? कभी ऐसी कोई फरमाइश की आपने किसी खुसूसी डिश की? देखिए, हमारा कनेक्शन ऐसा है कि फरमाइश का मैं सोचता हूँ वो पहले ही कुछ बना रही होती है। तो यूजुअली यही होता है कि जिस दिन पास्ता का मूड हो रहा होता है तो पता चलता है कि अरूबा पास्ता बना रही है, ठीक है। तो वो एक अच्छा हमारा इस तरह आपस में चलता है कि बनाने का बोलना भी नहीं पड़ता, एंड प्लस दोनों ही कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए कभी कभार बना लेते हैं। अच्छा, आप भी कुकिंग करते हैं? कभी कभार कर लेते हैं। तो यही है कि जब दिल करता है, वही बात है, या तो अपना जो हमारा उस वक्त मूड ज़्यादा हो गया कि कुछ इस तरह का डिफरेंट बनाना है कि जो कोई बना नहीं सकता, या और वैसे भी बाहर के खाने खा के बंदा भी बोर हो जाता है, और मुझे वैसे भी इतना नहीं शौक। तो अरूबा सबसे अच्छी क्या डिश बना लेती हैं? अरूबा की पास्ता उसका बहुत अच्छा है, और उसके अलावा एक और वो चिकन डिश बनाती है, हाँ, हनी सोय चिकन, वो बहुत अच्छा होता है। चलें, सही है। कमांडर साहब की जानिब में आना चाहूँगी। कमांडर साहब, आप बताइएगा, आपने इतना बड़ा विजन लेकर चले, उसके साथ साथ मैंने देखा है कि आपका जो फोकस है वो तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी है। आप कैरेक्टर बिल्डिंग के हिसाब से बड़ा फोकस किए हुए हैं, तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखें, तालीम बेकार है अगर आपने कैरेक्टर्स नहीं बनाए। अगर आपने तरबियत नहीं की तो तालीम बेकार है। हमारे यहाँ नौजवान डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, ठीक है। मुल्क माशी बदहाली का शिकार है। कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ तो हैं, ठीक है। डिसऑनेस्ट कौम हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं आज, ठीक है। हम कोई चीज़ चावल देखते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में तो वो ख़रीदा नहीं जाता कि ये 2 नंबर कौम है, और वही इंडियन हमसे लेके अपनी स्टैंप लगा के बेचता है तो वो कहते हैं ये दयानतदार है, ठीक है। तो ये क्या है सब? क्योंकि हमने कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की ना। हम रेडी पे फ्रूट भी लेने जाए तो वो भी अगर हम खुद चुन के ना डालें तो वो उसमें 2-3 सड़े हुए डाल देगा, ठीक है। क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की। तो कैरेक्टर बिल्डिंग इतनी अहम है, कौमें बनती ही कैरेक्टर बिल्डिंग से हैं। तालीम अगर नहीं भी है और आपने कैरेक्टर बना दिए तो कौम बन गई, कौम बन गई, ठीक है। तो तालीम से ज़्यादा तरबियत या कैरेक्टर अहम है। तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम रखा है पूरा कमांडर सिटी का, एक तो हमने बेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे रखा है। ये पूरा सिटी कवर्ड है, बेहतरीन यहाँ पे आईपी कैमरास हमने लगाए हैं, 24 आवर्स वो मॉनिटरिंग हो रही है उनके। अभी हम बैठे हैं ना, कोई हमें मॉनिटर कर रहा है इस वक्त, ठीक है। हम नज़र आ रहे हैं कहीं, ठीक है। तो एक तो जो बच्चे यहाँ पे हैं, क्योंकि ये बच्चे इन्होंने विजन 2040 को संभालना है, ठीक है। हमारी तो अब एज वो नहीं है कि हम 15-20 साल के बाद ना इतनी एनर्जीज होंगी। तो मैं यूथ को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। उस यूथ को तैयार करने के लिए एक पूरा निज़ाम हमने यहाँ पे बनाया है, जो एक रब्त का निज़ाम है, ठीक है। डिसिप्लिन, मॉनिटरिंग सुबह से शुरू होती है, रात भर मॉनिटरिंग हो रही होती है। कौन से गार्डन में क्या हो रहा है, किस पार्क में क्या हो रहा है, किस गली में क्या हो रहा है, किस छत पे क्या हो रहा है, ठीक है। हमने ऊपर टावर्स लगा के कैमरा लगाए जो ऊपर से पूरे घरों की छतें भी मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हद तक हमने मॉनिटरिंग रखी है कि कोई बेकायदगी यहाँ पे ना हो, ठीक है, बेराह रवी ना हो। हमने इसको ड्रग फ्री रखा है। पूरा कमांडर सिटी ड्रग फ्री सिटी है। यहाँ ड्रग्स अगर पकड़ी जाए तो हम यहाँ से निकाल देते हैं उस फैमिली को कमांडर सिटी से,
ठीक है। यहाँ पे आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, यहाँ पे आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, यहाँ आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। हम फौरन एक्शन लेते हैं, हम फाइन करते हैं या हम सिटी से निकाल देते हैं उस फैमिली को, ठीक है। इसी तरह बच्चों की प्रॉपर तरबियत हो रही है, स्कूल में प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं उनको करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से। इखलाकी तरबियत का एक अलग पूरा हमारा करिकुलम है जिसको हम फॉलो करते हैं। फिर बच्चों के प्रॉपर टाइमिंग्स हैं, उनके स्पोर्ट्स के टाइमिंग्स हैं, उनके हॉर्स राइडिंग, तीर अंदाजी, स्विमिंग, ये हमने मस्ट रखी है ताकि उसका उन बच्चों का फोकस इम्प्रूव करें, उनके अंदर करेज पैदा करें, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर बच्चों की जो शाम की एक्टिविटीज़ हैं वो हम मॉनिटर करते हैं। फिर उनके होमवर्क, उनका जो ट्यूशन का सिस्टम है वो सारा, उसको कौन सा बच्चा किधर जा रहा है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किस बच्चे के कौन से दोस्त हैं, कौन सा बच्चा कहाँ से क्या चीज़ बुरी सीख रहा है, ताकि उसको चैनल को बंद किया जाए, ठीक है। तो अब चूँकि सारे लोग कनेक्टेड हैं, सबको हम जानते हैं, जो भी यहाँ आ रहा है वो एक फैमिली की तरह है, तो इसलिए यहाँ किसी का भी कोई ऐब वो छुपता नहीं है, वो हमें पता चल जाता है, जिस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। हमारे बायलॉज स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और यही वजह है कि यहाँ जो जनरेशन इस वक्त हम जिस जनरेशन को पाल रहे हैं, ये जनरेशन एक बिल्कुल डिफरेंट जनरेशन होगी इंशाल्लाह। जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बच्चे आएंगे ना, तो ये ध्यानदार होंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये धोखा नहीं करेंगे, ये फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रग में हम वो मैसेजेस पेनिट्रेट कर रहे हैं जो ऑनेस्टी के मैसेजेस हैं, जो दयानतदारी के मैसेजेस हैं, जो प्यार मोहब्बत के मैसेजेस हैं। यहाँ काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की अलग काउंसलिंग है, मदर की अलग काउंसलिंग है, बच्चों की अलग काउंसलिंग है। यही चीज़ है जिसको हम सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम इस कौम को नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, हम ये सिस्टम ले आए हैं। बेशक हम इसको छोटे पैमाने पे हमने शुरू किया है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। इस तरह के शहर, हर शहर के साथ एक कमांडर सिटी होगा। फिर जो लोग आना चाहेंगे वो कमांडर सिटी में आ जाएंगे, तो हो सकता है कि करोड़ों लोग कमांडर सिटी में आ जाए। ये तो हम कह रहे हैं 10 लाख घर हम बनाएंगे और 50 लाख लोगों को हम लेके आएंगे और उनको हम स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें 10 लाख नहीं, हमें शायद 2 करोड़ 4 करोड़ घर बनाने पड़ जाएं, अगर एक ट्रेंड डेवलप हो गया कि चलो चलो कमांडर सिटी चलो, वहाँ प्यार भी है, वहाँ मोहब्बत भी है, वहाँ सिक्योरिटी भी है, वहाँ सफाई भी है, वहाँ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी है, वहाँ इज्जत भी है, वहाँ सब कुछ है जो इंसान तसव्वुर कर सकता है। तो कोई क्यों तो बाहर फिर कोई रहना क्यों बाहर चाहेगा, रहना कमांडर सिटी में आना चाहेगा। सिर्फ उस दिन का इंतज़ार है मुझे कि मैं इस मॉडल को कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूँ कि आके देखें कि एक शहर को कैसा होना चाहिए, एक बस्ती को कैसा होना चाहिए, ठीक है। और जब ये मॉडल 2026 बहुत दूर नहीं है, ये हम 23 में बैठे हैं, 24, 25, 26, जब ये मॉडल 2026 में कंप्लीट होगा, इसको पूरी दुनिया आके देख सकेगी। ये लोग इंशाल्लाह दुनिया के खुशहाल तरीन लोग होंगे 2026 में इंशाल्लाह, ये मैं इंश्योर करूँगा। अच्छा कमांडर साहब, इस वक्त जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है ना, क्योंकि आपका ताल्लुक फौज से रहा है, तो आपको एक ऐसी कौन सी किक मिली थी कि आपने सोचा इस तरह आना चाहिए, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के काम करने चाहिए, और आप बिल्डर बन गए? तो किस तरीके से आपने ये सोचा, क्या ऐसी किक थी जो आपको मिली, आपने सोचा अब इंसानियत के लिए काम करना है बस मुझे? देखिए, बिल्डर का मैंने लेबल लगाया, ये लेबल है, असल में मैं सोशल वर्कर हूँ, ठीक है, और बिल्डर मुझे बनना पड़ा, ठीक है। बगैर बिल्डर बने इतनी बड़ी बड़ी बस्तियाँ और ये नहीं बसा सकता था। तो मैंने 2 काम चुने जब मैं रिटायर हुआ, ठीक है, जब मैंने सोचा कि मैंने इस मुल्क के लिए इससे बेहतर काम करना। सरहदों की हिफाजत तो मैंने 28 साल की, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को ज़ाय कर रहा हूँ, मुझे इससे बेहतर कुछ करना है इस मुल्क के लिए, ठीक है। ये तो कोई भी कर सकता है, सिपाही, ठीक है, लेकिन मैं वो काम क्यों ना करूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो फिर मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली, जो कंपलसरी सर्विस मैंने कंप्लीट करके प्री मैच्योर मैं रिटायर हुआ और फ़ौरन मैं आया करैक्टर बिल्डिंग। मैंने स्कूल बनाए जहां आज हज़ारों बच्चे हैं, फिर मैंने बिल्डर का लेबल लगाया, फिर मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए। कैडेट कॉलेजेस भी मेरे ख्याल से इसी वजह कैडेट से कॉलेज यहीं कमांडर सिटी में बन रहा है, यहाँ बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ लेके आएंगे, उनको हम ग्रूम करेंगे और हम इतनी मजबूत एक फोर्स बनाएंगे जो इकनॉमिकली
जो है वो दुनिया पे छा जाएगी इंशाल्लाह। यही विज़न 2040 है और यही मेरा ख्वाब था कि मैं जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाता था, जब मैं सर्विस में था तो अक्सर बाहर जाना होता था, और जब मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखता था तो फिर मैं यही सोचता था कि हम क्यों ऐसे नहीं हो सकते, हम क्यों इतने दयानतदार नहीं हो सकते, हमारे मुल्क में इतनी सफाई क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर मैं अक्सर सोचा करता था, और फिर मैं एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, अब मैं ऐसी बस्तियाँ बसाऊँगा जिसमें वो निज़ाम होगा जो हम सब चाहते हैं कि होना चाहिए इस मुल्क में। और फिर मैंने इब्तिदा की और अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें आईं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ये शहर बस गया। तो ये भी बड़ी बात है और रब का बड़ा करम है। ये रब अगर साथ न देता तो शायद ये मुमकिन ना होता। बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। अच्छा रूबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपने मतलब अपने बाबा से आप यकीनन इंस्पायर हुई होंगी, तो आपकी इंस्पिरेशन इनको देखते हुए आप इस फील्ड में आई, या क्या आपने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे ये ज्वाइन करना है इस तरीके से? आज आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था जब मैं पढ़ने के लिए गई थी बाहर। मैंने तो साइकोलॉजी विद बिज़नेस मैनेजमेंट लिया था, लेकिन दोनों ऑप्शंस ओपन रखे थे कि साइकोलॉजी भी होगी, बिज़नेस भी होगी, किसी भी तरफ मैं जा सकती हूँ। ज़्यादा मेरा साइकोलॉजी की तरफ था, लेकिन जब बाबा से इंस्पायर हुई, मैं वापस इधर आई तो मैंने देखा कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके विज़न को समझा, उनके मिशन को समझा, और फिर आई थॉट इट्स बेटर कि मैं बाबा के साथ ही उन्हीं से सीखूं, क्योंकि देयर इज़ नो बेटर टीचर दैन माय फादर। तो फिर मैंने मास्टर्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में किया और तब से मैं बाबा के साथ काम कर रही हूँ। और इस काम में सबसे ज़्यादा खुशी इस काम में जब आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, इससे बेहतर कोई काम ही नहीं है। यानी आप जो भी आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, किसी ना किसी को उससे फ़ायदा होना चाहिए, वरना उसका कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल मकसद है। अच्छा तासीर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमांडर साहब को फॉलो यकीनन करते होंगे, तो क्या कमांडर साहब आपकी भी इंस्पिरेशन थे? बिल्कुल थे, तो जिस वजह से मैं इधर बैठा हूँ, क्योंकि मैंने जो सर के साथ जाके ज्वाइन किया था वो एक ट्रेनिंग सेशन ही समझे। हम साथ बैठते थे, मेरी पहली टास्क ये थी कि मुझे ऑब्ज़र्व करो मैं करता कैसे हूँ काम, ठीक है, और अगर करना है ना तो फिर मेरी तरह काम करना है, वरना कोई नहीं। मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, क्योंकि बीइंग ग्रोन अप मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, डिफरेंट जगहों पे जॉब्स भी की हैं, सारा कुछ किया, तो उसमें हर चीज़ के अंदर ना थोड़ा सा ये होता है कि बस उसको कंप्लीट नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ होता है हर बंदा इतने सीनियर ऑफिसर से आके मिल ले, ठीक है। चेयरमैन से आप हो ही नहीं सकता कि कोई बिल्डर चेयरमैन हो और उससे आप मिल लो, वो आपसे 1-on-1 करे और ऐसे बात करे जैसे आप उसके साथ उसके भाई हो, ठीक है। एक एक डिटेल बता देना, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। कोई आपके पास ऑफिस में आ जाए, आपसे पूछ ले कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो क्या है, सर अपना सारा काम छोड़ के उसको एक एक गाइडेंस दे देंगे कि मैंने किस तरह बिज़नेस सेटअप किया था, मैं किस तरह लगा था और मेरा बेसिक रूल क्या है, ठीक है। तो उस तरह करके इसी वजह से मैं इधर हूँ साथ, ठीक है। और अब हम इस विजन का पार्ट बन चुके हैं, तो और अब कहीं और जाने को दिल भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही कहीं और जाने का, मैं भी यहाँ बैठी हूँ तो मेरा भी कहीं और जाने का दिल नहीं चाह रहा है। और नाज़रीन, इसी बात के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे और यहाँ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त कमांडर सिटी में कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। उनसे पूछेंगे कि वो ईद की तैयारी तो कर चुके होंगे यकीनन, तो वो ईद की जो शॉपिंग है वो किसकी मर्ज़ी से करते हैं? क्या वो अपनी मिसेस की मर्ज़ी से ईद की शॉपिंग करते हैं या वो अपनी मर्ज़ी से ईद की शॉपिंग करते हैं? तो जी कमांडर साहब बताइएगा, इस वक्त जो आप ड्रेस पहने हुए हैं ईद का, वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका ड्रेस है, तो ये किसकी पसंद का है? ड्रेसेस के मामले में तो सिलेक्शन मेरा ही होता है, लेकिन राय मिसेस की भी शामिल होती है और अक्सर मैं उनके मशवरे से ही ड्रेसेस लेता हूँ, ख़ास तौर पर कलर्स की चॉइस जो है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं ड्रेस ले आता हूँ और मिसेस कहती है कि इसको नहीं पहनना, तो वो उसी तरह से मेरे वार्डरोब में टंगा रह जाता है और मैं उसको पहन नहीं पाता। इजाज़त मिलेगी तो पहनूंगा। जी जी। तो ये है कि चूँकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि मैं अलग बिज़ी होता हूँ, मिसेस अलग बिज़ी होती हैं, उन्होंने भी एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल हैं हमारे, उनको देखना होता है, तो वो अपने तौर पे अपनी शॉपिंग, अपने ड्राइवर उनके साथ होता है, कर लेती हैं ईद की शॉपिंग, और मुझे जब टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ। अब मुझे शॉपिंग के लिए टाइम कम मिलता है, तो कम टाइम में मैं ज़्यादा मतलब चीज़ें ले लेता हूँ। लेकिन अब ख़वातीन चूँकि एक चीज़ के सिलेक्शन में घंटों और
और 50 दुकानें फिरेंगी, तो वो मुझसे होता नहीं है असल में। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता वाइफ को, तो वो अपनी बच्चों की शॉपिंग वो कर लेती हैं, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। लेकिन जो है वो मुझे अब पता है कि मेरी मिसेस को क्या पसंद है और मिसेस को पता है कि मुझे क्या पसंद है। बाज़ औक़ात छोटा मोटा क्लैश आ जाता है वो ज़रूरी है। हाँ, मियाँ बीवी में वो ज़रूरी है। उसमें ये है कि मैं चूँकि अपने आप को बूढ़ा कभी नहीं समझता, तो बाज़ औक़ात मैं कुछ नौजवानों वाली चीज़ें ले लेता हूँ जिसमें मिसेस को एतराज़ हो जाता है, पड़ जाती है कि ये इस उम्र में। अब मैं कहता हूँ मेरी कोई इतनी उम्र तो नहीं है, ठीक है, अगर जावेद शेख अभी तक बूढ़ा उम्र कितनी भी हो सर, दिल जवान होना तो चाहिए। मैं कहाँ से बूढ़ा हो गया। तो ये है कि मैं अपने आप को मतलब यंग महसूस करता हूँ और ये वो फील करता हूँ कि मैं यंग हूँ। तो इंसान अगर अपने आप को यंग फील करे तो वो यंग ही रहता है। लेकिन जब आप ये सोच लें कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो फिर आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से जी। तो आप ईद पर क्या आपकी रूटीन रहती है? सबसे पहले आप ज़ाहिर है मिसेस को ईदी देते होंगे यकीनन, तो आप? जी मिसेस तो ईद से पहले ही ले लेती है। ईद से पहले ले लेती अरूबा भी ईद से पहले ले लेती है। अच्छा, और ईद पर अलग लेती हैं? ईद वाले दिन फिर बच्चों को ईदी। अच्छा, वो बचपन वाली ईद आपकी ज्यादा अच्छी थी या ये वाली ईद ज्यादा अच्छी है? देखिए, हर एज का अपना मज़ा होता है। वो जो बचपन था उसका अपना मज़ा था। मुझे वो 70-71 याद है जब हमें 1 रुपया मिला करता था ईद पे। 1 रुपए का कड़क नोट मिलता था और उस 1 रुपए में 16 आने होते थे और एक आने को हम एंजॉय करते थे। एक आने में हम झूला झूलते थे, एक आने में गोलगप्पे खाते थे, एक आने में इतने वो 16 आने ख़त्म नहीं होते थे। तो उसका अपना मज़ा था उस ईद का। तो आजकल चूँकि फासले ज़्यादा हो गए हैं लोगों में, उस वक्त लोग कनेक्टेड ज़्यादा होते थे क्योंकि ये सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल थे नहीं, कंप्यूटर थे नहीं, टेलीविज़न भी कहीं 76 में हमने पहला टेलीविज़न ख़रीदा घर में, और मोहल्ले में यही था कि 20 घर छोड़ के एक में टेलीविज़न होता था जब नया 70s में टेलीविज़न आया। तो फिर यही होता था कि लोग जो है इसी तरह के फेस्टिवल्स पे इकट्ठे होते थे और उसको एंजॉय करते थे। जगह जगह मेले लगा करते थे, हमारी तो गलियों में मेले लगते थे। वो झूले वाले खींच के झूले लेके आ रहे होते थे, उधर से वो गोल घूमने वाले, कश्ती, ये सब हम ईदी में एंजॉय कर रहे होते थे। तो अब उस तरह के माहौल तो अब नज़र नहीं आते, ठीक है। और ईद पे भी अगर इकट्ठे होते हैं तो हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, हाँ। हर कोई अपना अपना सोशल मीडिया पे बिजी होता है। लेकिन ये है कि अब इस एज में अपना मज़ा है ईद का। तो आपको ईदी देना ज़्यादा अच्छा लगता था या लेना अच्छा लगता है? देखिए, उस एज में ईदी लेना अच्छा लगता था, इस एज में ईदी देना अच्छा लगता है, ठीक है। अब मेरी वालदा हैं जो मेरे साथ हैं, तो माशाल्लाह उनकी 85 से अब एज हो गई है, लेकिन वो अभी तक मेरे साथ हैं और उनसे मैं ईदी लेता हूँ हर ईद पे। चाहिए, हाँ, कैसा सही। अच्छा तासीर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अरूबा बाबा से ले लेती हैं पहले ईदी, तो आपसे पहले ले लेती हैं या ईद में ही लेती हैं? नहीं, मेरे से ईद पे होता है। हाँ, मेरे से ईद पे होता है। सही। तो हम तो ईद पे ही देते हैं। फिर अब ये है कि जो इस एज में आ गए तो अब देने वाला ज़्यादा पार्ट हो गया, लेने वाला कम हो गया। मज़ा भी आता है क्योंकि वो फीलिंग्स याद है ना कि जो हमें मिलती थी तो कितना मज़ा आता था छोटी एज में। तो अब जो कज़न्स और उनको देते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि ज़रा मैच्योर हो गए, इस लेवल पे आ गए कि अब किसी को ईदी दे रहे हैं। अच्छा अरूबा, आपसे पूछना चाहूँगी, आप ईद पर शॉपिंग किसकी मर्ज़ी की करती हैं? हस्बैंड की मर्ज़ी की या अपनी मर्ज़ी चलाती हैं? जैसे कमांडर साहब कह रहे हैं भाई अभी तो दिल जवान है, मैं तो अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करूँगा। मुझे इतना मसला नहीं होता चूज़ करने में, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और मुझे शॉप्स का पता होता है जो मेरी हैं, तो मैं जाके ले लेती हूँ। कभी कभार हस्बैंड का ओपिनियन चाहिए होता है जब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, वो होता है कभी कभार। तो बाकी मैं अपनी आराम से कर लेती हूँ सारी चीज़ें। और तासीर, आप अरूबा की पसंद की शॉपिंग करते हैं? हम दोनों की कॉम्बिनेशन जरा मैच कर जाती है। आज आप देख रही हैं कैसे हम मैचिंग में बैठे हैं, तो इसी तरह सेपरेटली शॉप करते हैं, सेपरेट शॉपिंग में भी देखें मैचिंग हो जाती है। और अच्छी बात ये है कि आप लोगों को यहाँ पहुँच के पता चला कि हाँ आप लोग मैचिंग मैंने आपको बताया, इससे पहले आपको पता नहीं चला था। हमारा यूजुअली इस तरह हो जाता है क्योंकि ये है कि दोनों के कलर पैलेट सेम है, पसंद के कलर सेम है और चॉइसेस भी हैं कि इसी तरह की रखनी, तो हो जाती है मैचिंग और ईजी है। अरूबा की शॉपिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, उसने सेलेक्टेड आउटलेट्स के गर्ल्स की ऑप्शंस होती हैं,
हमारी तो एक दुकान होती है, उसमें जाते हैं, वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। सही। अच्छा कमांडर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप मिसेस से कोई फरमाइश करते हैं कि आज ईद है तो आज यही वाली डिश बनेगी? जी बिल्कुल होता है। कोशिश हमारी ये होती है कि ईद पे पाए बने, छोटी ईद पे। तो उसका ये होता है कि रात को पाए चूल्हे पे रखे जाते हैं और हल्की आंच पे वो बनते रहते हैं सुबह तक, ठीक है। तो नाश्ते में जब वो पाए खाते हैं हम तो बहुत मज़ा आता है। मतलब ये एक रेगुलर रूटीन है हमारे घर की बड़े अरसे से, क्योंकि मेरी वालदा पाए बहुत अच्छे बनाती थी। अब तो वो बेड पे हैं और इतना वो चल फिर भी नहीं सकती, लेकिन ये बड़े पाए हमारे घर में जो है वो ईद पे अक्सर बना करते थे। और वो रूटीन हमने अभी रखी हुई है कि हम ईद की रात को वो पाए बनाते हैं और अगले दिन फिर सब बहन भाई जब आते हैं तो वो पाए ज़रूर होते हैं खाने में। ठीक है, तो ये मेरी एक फरमाइश होती है वाइफ से कि पाए बनाने हैं, ठीक है। तो बाकी तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, मीठा और स्वीट वगैरह, वो भी अब शुगर हो गई है सबको, वाइफ को भी, मुझे भी, मदर को भी मेरी शुगर है, तो अब अवॉइड करते हैं मीठी चीज़ें ज़्यादा, लेकिन बच्चों के लिए ज़ाहिर है बनाना पड़ता है। अच्छा, आप क्या ईद पर घर में रहना पसंद करते हैं या आप कहते हैं कि चलो कहीं आउटिंग पर चलते हैं? नहीं, ईद के दिन हम कभी कहीं नहीं गए, ठीक है। ईद का वो दिन होता है जो घर के लिए होता है, ईद वाला। हाँ, सेकंड डे, थर्ड डे हम ज़रूर जाते हैं, निकलते हैं, कोई मूवी शो में चले गए, कहीं और चले गए, कहीं मिलने मिलाने चले गए। लेकिन ईद का जो दिन होता है वो अपने लिए होता है। चूँकि वालदा मेरे पास हैं तो इसलिए सारे बहन भाइयों ने मेरे पास लाजमी आना होता है ईद वाले दिन। तो हम तो कहीं निकल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वालदा जब तक ज़िंदा हैं वो एक कनेक्शन है, ठीक है। तो अब जहाँ वालदा होती हैं या वालिद अगर हयात होते हैं तो सब फिर वहीं आते हैं ना, एक अलग ही रौनक होती है ईद की। तो अब वो चूँकि शुरू से मेरे पास हैं तो इसलिए हर ईद पे सब ने मेरे घर आना होता है, तो हम तो ईद पे कहीं निकल नहीं सकते। तो अब भी वो घर पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रौनक लगी आज उनकी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरूबा, आप कहीं जाती हैं ईद पर आउटिंग पर या आप कहती हैं नहीं अब ये मी टाइम है तो मैं घर में रहूँगी? ईद पे मौका नहीं मिलता कहीं बाहर जाने का। फैमिली में ही होते हैं, पहला दिन भी फैमिली के साथ, दूसरे दिन भी फिर कहीं और, तीसरे दिन भी कहीं और, उसके बाद मे बी फोर्थ डे हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन पहले 3 डेज आपकी वर्क रूटीन शुरू हो जाती होगी फोर्थ डे से। वैसे भी नॉर्मली हमें कम टाइम ही मिलता है आउटिंग्स का, तो ऐसा है। तो कभी आपके हस्बैंड फरमाइश करते हैं कि नहीं भाई आज तो बाहर का खाना खाना है, नहीं आज आउटिंग पर चलेंगे? ये फरमाइश ज़्यादा कॉमनली हो जाती है क्योंकि हम जब भी कुछ बोर हो रहे होते हैं, कुछ होता है तो हाँ चलो बाहर खाने के लिए, इजी ऑप्शन है ना, कुछ मूवी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो इजी ऑप्शन है, खाने के लिए चल लेते हैं। सही। तो अच्छा कमांडर साहब, आप बताइएगा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी आवाम को? इस वक्त बड़ी मुश्किलात में हैं हम लोग, मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं, हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को, कोई पैगाम देना चाहेंगे इन द लास्ट? देखिए, जितनी यकजहती और प्यार मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत इस वक्त है ना, इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। अब जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, अब ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें डेफिनेटली अखराजात होते हैं, ज़ाहिर है अगर आपने ईद अच्छी सेलिब्रेट करनी है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ रीच चली गई है। एक नॉर्मल घर जो है वो हमारा जो लोअर मिडिल क्लास तबका है या इवन मिडिल क्लास, उसके लिए भी महीना गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि वो जो अंडर प्रिविलेज हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनको अपनी ईद में शामिल किया जाए और फिर मदद की जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना ज़कात का महीना भी होता है, सदका खैरात भी इस पे सबसे ज़्यादा अजर है। तो फिर रमज़ान के महीने में ही हम वो सब काम करें जिससे रिलीफ मिले लोगों को, या हम राशन का बंदोबस्त करें उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या जो कपड़े नहीं ख़रीद सकते उनको कपड़े ख़रीद दें, या कोई बेवा हैं खातून तो उनके बच्चों का के लिए कुछ करें। तो ये हम सबको करना है, क्योंकि एक अच्छा मुआशरा जब ही कायम होता है जब आप अंडर प्रिविलेज का ख्याल रखते हैं। तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें, अपने आसपास देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें सबसे पहले, ठीक है, कि कहाँ जो है लोग प्रॉब्लम्स में हैं, ठीक है। उनकी मदद अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो ज़रूर उनकी मदद करें। बेशक अपनी जो अयाशियाँ हैं उनको कम कर दें, ठीक है। ज़ाहिर है जब अल्लाह आपको नवाजता है तो आपका हाथ खुला होता है,
ठीक है, तो अपने अखराजात को थोड़े से कम करके किसी दूसरों दूसरे का ख्याल रखें, ताकि एज अ कौम हम ये फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। हमारे यहाँ तो कीमतें बढ़ा देते हैं, चीज़ें और महंगी कर देते हैं, रमज़ान में और महंगाई हमने देखी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे गवर्नमेंट को भी काम करने चाहिए कि कीमतों पे कंट्रोल हो जाए, बल्कि स्पेशल डिस्काउंट्स लगने चाहिए, आसानियाँ देनी चाहिए, ताकि जैसे और ममालिक में होते हैं, रमज़ान आते ही हम मुस्लिम ममालिक में होते हुए हमारे पास वो डिस्काउंट्स नहीं होते चाहिए। और अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही तो हमारा तो दिल है ना, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, अपने आसपास आप नज़र दौड़ाएं और जितना आप आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा कर सकते हैं वो पैदा करें, ताकि सब लोग इस फेस्टिवल एंजॉय कर सकें। सही। अरूबा, आप क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज आप देना? मैं ये कहूँगी कि ऑलवेज़ बी काइंड और स्माइल करें। आपको नहीं पता कि आपकी स्माइल किसका दिन बदल सकती है, और यही है कि सबको हेल्प करें जितना आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको मिला है ज़िंदगी में वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, उसका शेयर आपने किसी ना किसी को देना है। जो भी आपको वेल्थ मिली है, जो भी आपको रिस्क मिला है, वो सिर्फ आपके हिस्से का नहीं है, वो आपने लोगों में बांटना है। तो जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें और बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। सही। तासीर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वेल्थ की शेयरिंग की बात हो रही है तो साथ में नॉलेज भी। जो सीख रहे हो वो दूसरों को भी सिखाते रहो, क्योंकि हमने इसका क्या करना है अगर नॉलेज इतनी गेन कर ली और आगे हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी को अपनी गलतियों से सिखा नहीं सकते, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और नॉलेज वो वाहिद चीज़ है जो देने से ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि किसी और की सजेशन हो सकता है, किसी और की कोई चीज़ हो सकती है जिससे मैं सीख लूँ, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता कि मैं चीज़ अपने तक रखूँगा तो मैं अगले से सीख लूँगा। जब मैं उसके साथ कोई चीज़ इम्पार्ट करूँगा वो मुझे अपनी नॉलेज इम्पार्ट करेगा, जिससे एक कॉम्बिनेशन से हम दोनों सक्सीड कर सकते हैं। अपने तक चीज़ नहीं रखें, सबके साथ लें। जी बिल्कुल नाजरीन, और ये अल्लाह ताला का वादा भी है, अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम एक दोगे मैं तुम्हें 10 दूंगा। और इसी के साथ नाजरीन अपने प्रोग्राम का और ईद के खुसूसी ट्रांसमिशन का यहाँ अख्ताम करते हैं। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, साथ ही साथ अरूबा तासीर यहाँ हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर तासीर हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। आप तीनों का हम बेहद शुक्रिया अदा करेंगे और आप अपनी ईद सेलिब्रेट करें, और नाज़रीन आप तमाम लोग भी ईद सेलिब्रेट करें और लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करें और लोगों में बांटने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ ज़रूर देगा। और इसी के साथ मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम को और सहर फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।